नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो लीजिए विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए फिजिक्स का ही पार्ट बल तथा गति के नियम। तो विद्यार्थियों, आज हम बल तथा गति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि हम बल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बल क्या है, बल संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपने बल वाला पाठ नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम विद्यार्थियों गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, गति के नियम, यानी न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। उन 3 नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम गति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। गति क्या होती है, गति के कितने प्रकार हैं, गति कैसी होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। तो गति क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर गति क्या है। मोशन, तो किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। एक बार पुनः देखो, गति क्या है? किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु में अगर समय के साथ निरंतर परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। इसी प्रकार समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना वस्तु विराम अवस्था को व्यक्त करता है। यदि अगर स्थिति के साथ में वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उस वस्तु की विराम अवस्था के नाम से जानेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? देखो विद्यार्थियों, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर? एक बार पुनः बता रहा हूँ, गति क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गति किसी वस्तु या कण या पिंड की स्थिति में समय के साथ अगर निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। इसी प्रकार समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना, अगर समय बढ़ता जा रहा है और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु जैसी है ऐसी ही हमें दिखाई दे रही है, यानी जिस बिंदु पर वस्तु है उसी बिंदु पर वस्तु व्यवस्थित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विस्थापन नहीं है, तो समझ लो वो वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाएगी? विराम अवस्था कहलाएगी। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करेंगे गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है विद्यार्थियों? 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1, एक समान गति। क्या? एक समान गति। गति के आधार पर, या हम बात करें कि जिस प्रकार से कोई वस्तु गति कर रही है, उस गति में क्या क्या चीज़ देखने को हमें मिलेगी, उसके आधार पर हम देखें तो गति का पहला जो प्रकार है वो एक समान गति। यदि वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। क्या? यदि कोई वस्तु क्या कर रही है? यदि कोई वस्तु एक समान दूरी तय कर रही है, कब? जब वस्तु निश्चित समय अंतराल में, यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय कर रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई मोटरसाइकिल है या कोई वाहन है, वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में क्या कर रहा है? वो 1 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है? और अगले 1 घंटे में भी वो 1 किलोमीटर जा रहा है, अगले 1 घंटे में भी वो 1 किलोमीटर जा रहा है। तो इसका मतलब वो गति कौन सी कर रहा है? एक समान गति कर रहा है। यानी समय के सापेक्ष अगर वो निश्चित समय में एक समान दूरी तय कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक समान गति के नाम से जानेंगे। क्लियर? चलें आगे। ओके।
तो देखो विद्यार्थियों, एक बार पुनः बता देता हूं मैं, एक समान गति क्या है। यदि वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, असमान गति। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। जैसे देखो, एक मोटरसाइकिल है या कोई भी वाहन है, अगर वो पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, अगले 1 घंटे में वो हो सकता है 1.5 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूरी तय करता है, तो क्या हुआ, समय तो वही है, एक निश्चित समय है, लेकिन एक निश्चित समय में वो क्या कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, असमान गति के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे उसे, असमान गति के नाम से जानेंगे। आया समझ में। देखो एक बार पुनः देखो, असमान गति क्या है और एक समान गति क्या है। एक समान गति तो उसे कहेंगे जो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी ही तय करता है, एक निश्चित समान दूरी तय करता है, जबकि असमान गति में एक निश्चित समय अंतराल में एक असमान दूरी तय करता है, अलग अलग दूरी तय करता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, असमान दूरी के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है। क्लियर, आ गया होगा समझ में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपको स्पष्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर। और यदि समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही नई नई जानकारी आपको समय पर सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। क्लियर। तो चलो अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट जो आता है वो है गति के अन्य प्रकार, यानी गति अन्य प्रकार की भी होती है, अन्य प्रकार की देखने को भी मिलती है। यानी एक समान गति और असमान गति तो है ही है, इसके अलावा हम बात करें गति के अन्य प्रकार, तो गति के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम नंबर 1 बात करेंगे सरल रेखीय गति। कौन सी गति, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या है, देखो सरल रेखीय गति, यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी लंबे पाइप में गेंद की गति, ये क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी। अगर हम बात करें किसी रेलगाड़ी की पटरी पर जो गति होती है वो भी क्या होती है, सरल रेखीय गति होती है। तो आपको उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा कि सरल रेखीय गति क्या है। तो एक बार पुनः बता देता हूं मैं आपको कि सरल रेखीय गति वह गति होती है जो किसी एक सरल रेखा के अनुदिश क्या होती है, गति होती है। किसके अनुदिश होती है गति, सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। जैसे किसी पाइप में लंबे पाइप में जो गेंद की गति होती है वो कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। क्लियर, आ गया होगा आपको समझ में। दूसरी जो गति है वो है वृत्ताकार गति। कौन सी गति, वृत्ताकार गति। जब कोई कण अथवा वस्तु जब कोई कण अथवा वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है या गति होती है तो इसे वृत्ताकार गति अथवा वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण के लिए एकल एकल रस्सी से बंधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाने पर पत्थर की जो गति होती है उसे अपन क्या कहेंगे, वृत्ताकार गति के नाम से जानते हैं। क्लियर, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा अगला जो गति का प्रकार है वो है दोलन गति। कौन सा, दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है, किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, किसके, किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति दोलन गति कहलाती है। जैसे उदाहरण पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति। जैसे देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ी तो आपने सबने देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये कोई दीवार है, इस दीवार से यहाँ हम क्या करते हैं, एक धागे से बांधकर एक कंकड़ या कोई भी चीज़ लटका देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़कर यानी माध्य स्थिति से इसको पकड़कर और यहाँ इसको यहाँ तक ले जाते हैं और फिर यहाँ से इसको छोड़ते हैं। तो छोड़ने पर ये आगे की ओर यहाँ तक पहुँचेगा और ये गति, तो अब इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे लगातार क्या करेगा, ये गति करेगा। तो ये क्या है, ये माध्य स्थिति से इर्द गिर्द यानी इधर और इधर माध्य स्थिति से
इर्द गिर्द गति जो होती है तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, और वो भी एक कैसे, एक निश्चित समय अंतराल में ये गति दोहराई जाती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, दोलन गति के नाम से जानते हैं। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। चलो विद्यार्थियों, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि अभी हमने कौन कौन सी गति के बारे में पढ़ा है। कौन बताएगा सबसे पहले, कमेंट करके बताइए मेरे को कि अभी हमने गति के बारे में पढ़ा है तो वो कौन कौन सी गति के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलो कौन बताएगा। हाँ, शाबाश, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो मैं ही बता देता हूँ एक बार पुनः और आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी वस्तु, गति क्या है, तो किसी वस्तु अथवा पिंड की स्थिति में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, गति कहेंगे। और यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, वस्तु की विराम अवस्था कहेंगे। गति हमने सामान्यतः दो प्रकार की पढ़ी है, एक समान गति और असमान गति। फिर गति के अन्य प्रकार हमने पढ़े थे अभी, सरल रेखीय गति और वृत्ताकार गति। और तीसरी हम पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे तीसरी, दोलनी गति। क्लियर। इसके बाद में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी था और मैंने आपको बताया भी था कि आगे जो हम गति के बाद में जो पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा हमारा, इसी का पार्ट है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है विद्यार्थियों। मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया है कि न्यूटन की जो गति है वो न्यूटन की गति के तीन नियम है, और तीनों नियमों में से या तो कोई उदाहरण या कुछ किसी न किसी प्रकार से आपको जो इसका क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो न्यूटन की गति के तीन नियम हैं जिसमें हम पहला नियम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। तो वो फर्स्ट लॉ क्या है, वो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसे क्या कहेंगे हम, जड़त्व के नियम से, जड़त्व के नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या है, देखो चलो आगे चलते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। नहीं आया समझ में शायद, एक बार पुनः देखो। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है, क्या, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति ही रहती है, गति ही करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। तो का ऐसी गति को गति का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को किसके नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। क्लियर। जड़त्व के नियम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको जड़त्व के नियम से क्यों, जड़त्व के नियम के नाम से क्यों जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जड़त्व ही क्या होता है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध। नहीं आया समझ में, देखो एक बार पुनः बता रहा हूं कि जड़त्व क्या है, किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है। वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व का गुण कहते हैं। यानी जैसे वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है और स्थिर अवस्था से वो गतिशील अवस्था में परिवर्तन होगा या गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में परिवर्तन होगा तो वो गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। और गति का विरोध ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जड़त्व जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का परिमाण होता है। क्लियर। अब हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किस प्रकार से कहां कहां हमें देखने को मिलता है। तो देखो विद्यार्थियों, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुकना, गाड़ी का अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। देखो विद्यार्थियों, आपने सबने इतना तो मेरे को भी उम्मीद है आपसे कि आपने बस में सबने यात्रा की होगी। बस में
सबने यात्रा की होगी, बस में नहीं तो किसी भी वाहन के अंदर आपने सबने यात्रा की होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप बस में बैठ के जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अचानक जब हमें पता नहीं होता है और अचानक बस चल पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें पीछे की ओर एक धक्का महसूस होता है। पीछे की ओर हमें क्या होता है, एक धक्का महसूस होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे बस चल रही है और अचानक क्या है, अचानक ब्रेक लगा देता है। अगर ड्राइवर क्या कर रहा है, अचानक ब्रेक लगा देता है तो हमें आगे की ओर एक धक्का महसूस होता है। तो वो भी क्या है, एक न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ही वो देखने को मिलता है, जो कि जड़त्व पर निर्भर करता है। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर। आगे हम बात करें नेक्स्ट तो आगे हमारा जो पार्ट होगा वो होगा गति, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसे क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के नाम से, या न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, इसके नाम से हम इसको जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग आरोपित बल की दिशा में होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। एक बार पुनः देखो विद्यार्थियों, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग आरोपित बल की दिशा में होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, गति का दूसरा नियम कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, या F बराबर हम लिख सकते हैं इसको, F बराबर क्या लिख सकते हैं, एम ए। क्या लिख सकते हैं, F बराबर एम ए। और बल का मात्रक, बल के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं, जो आपको अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है पहला, समान वेग से आती, क्या, समान वेग से आती क्रिकेट गेंद की अपेक्षा टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। क्रिकेट तो आपने सबने खेली होगी, खेली नहीं होगी तो देखी तो होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि समान वेग से आती जो क्रिकेट गेंद है, उसकी अपेक्षा अगर हम टेनिस गेंद की बात करें तो उसको कैच लेना क्या होता है, आसान होता है। दूसरा उदाहरण है, क्रिकेट गेंद को कैच करते समय गेंद सहित हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाए। आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी है वो गेंद को कैच करता है, तो कैच करते समय हाथ में बॉल आते ही वो क्या है, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर थोड़ा पीछे की ओर करता है। उसका कारण क्या है कि अब उसके हाथों में चोट नहीं लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु है और गतिशील वस्तु के द्वारा हाथों पर बल लगेगा, और उस बल के मान को कम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इसलिए उस समय के मान को बढ़ाने के लिए जो खिलाड़ी होता है वो अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचता है। आ गया समझ में, क्लियर। इसी प्रकार से तीसरा जो उदाहरण है वो क्या है कि ऊंची कूद के खेल एथलीट या गद्दी या रेत के बिस्तर पर गिरता है, जिससे चोट कम लगती है। जैसा जैसा कि आपको पता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी है और उससे कहा जाए कि आप किसी ऊंचाई से कूदिए, और या अपन कहें कि जैसे मान चलो आप ये एक तो किसी फर्श पर कूदेंगे, और अगर किसी रेत में कूदते हैं तो चोट अधिक कहाँ लगेगी, फर्श पर। कहाँ लगेगी, फर्श पर। रेत की अपेक्षा कहाँ लगेगी, फर्श पर। उसका कारण क्या है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ फर्श पर बल का मान बढ़ जाता है, जबकि रेत में हम क्या है, बल के मान को कम कर सकते हैं, क्योंकि रेत में जैसे ही विद्यार्थी गिरता है तो वो कुछ समय के लिए रेत में धंस जाता है, और समय का मान बढ़ते ही बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। इसके बाद में तीसरा नियम आता है हमारा न्यूटन की गति का थर्ड नियम। तो न्यूटन गति का तीसरा जो नियम है उसे किसके नाम से जानेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया। किसके नाम से जानेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। यानी इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर, इस नियम के अनुसार
प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये सॉरी, ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये बाई मिस्टेक थोड़ा सा प्रिंट टाइप करने में क्या हो गया है, मिस्टेक हो गई है। तो देखो एक बार पुनः देखिए विद्यार्थियों, इस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर किंतु दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। आ गया समझ में? देखो एक बार पुनः बता देता हूं मैं आपको कि न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो क्या है। इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया उत्पन्न होती है, अगर किसी वस्तु पर हम देखें, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी दीवार पर जोर से चोट मारते हैं, क्या करते हैं, दीवार पर चोट मारते हैं, तो चोट हम दीवार पर मार रहे हैं तो वो तो है क्या, क्रिया। लेकिन दीवार भी हमें क्या है, विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? तो देखो इस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, अर्थात क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर, परिमाण में तो कैसे होते हैं ये, बराबर, किंतु दिशा कैसी होती है इनकी, विपरीत होती है। दिशा कैसी होती है, विपरीत, यानी एक दूसरे के विपरीत। ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया अगर इस दिशा में हो रही है तो प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में होगी, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसे अपन क्या कहेंगे, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप बेझिझक बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। क्लियर? आगे चलें विद्यार्थियों। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इसके उदाहरण, यानी क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है, इसके तृतीय नियम के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसके हम उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है, ये मिस्टेक है, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप इसमें संशोधन कर लेना है, थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है। तो पहला उदाहरण है कि जब हम कहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रेत पर चलते हैं, भूमि पर चलते हैं, तो जब हम भूमि पर चलते हैं तो हमारे पैर भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं। सभी चले होंगे, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है, ये इस प्रकार से पैर होता है, तो और यहाँ पर क्या होती है, ये क्या होती है, धूल या मिट्टी होती है। तो जैसे ही हम नीचे की ओर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो रेत जो है वो रेत, तो अगर रेत है या भूमि है तो वो क्या होगी, रेत होगी, तो वो क्या होगी, जैसे बल लगाएंगे तो बल लगाने से रेत पीछे की ओर खिसक जाएगी और हम धड़ाम से वहीं पर गिर जाते हैं। अगर ये पीछे की ओर नहीं खिसकती है और जितना बल ऊपर से लग रहा है उतना ही बल अगर भूमि ऊपर की ओर लगा देती है तो हम गिरते नहीं है, हमें क्या है, गिरते नहीं है। और गिरते नहीं है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण हम आगे की ओर क्या है, गति कर सकते हैं। जो ये चीज जो है वो हम आगे कहां पर पढ़ेंगे, घर्षण वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। यानी घर्षण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय बात करेंगे कि घर्षण का मान बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, और घर्षण का मान कम कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं और अचानक हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो हम फिसल के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो गिरने का कारण क्या है, घर्षण मान का कम होना, घर्षण मान का क्या होना, कम होना। खैर विद्यार्थियों छोड़ो, आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में, लेकिन जब बात आई है तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की या
क्रिया प्रतिक्रिया नियम की। तो उसका पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि जब हम भूमि पर चलते हैं तो हमारे पैर या हमारे पैरों की भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं। भूमि भी पैरों पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हम क्या होते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। जिससे हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? दूसरा उदाहरण है हमारा, दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है हमारा, वो है क्या? सेकंड। और सेकंड उदाहरण क्या है? देखो विद्यार्थियों, सेकंड उदाहरण है हमारा ये, सेकंड उदाहरण है, तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे तैराक पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, जिससे तैराक आगे की ओर चलते चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, नाव नाव चलाते हुए या नाव तैरते हुए आपने देखा होगा, जो नाव को आगे की ओर जो बढ़ाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसमें साइड में पानी को पीछे धकेलने के लिए क्या होते हैं? पतवार होती हैं। क्या होती हैं? पतवार होती हैं। और जो नाव को चलाता है उसको चलाते समय आपने देखा होगा कि जब नाव आगे की ओर बढ़ रही है तो जो व्यक्ति है, नाव चलाने वाला है, वो पतवारों को पीछे की ओर क्या करता है? बार बार पीछे की ओर करता है, जिससे पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो नाव आगे की ओर चली जाती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां भी कार्य करता है। क्लियर? तीसरा जो उदाहरण है वो है बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। आपने देखा होगा बंदूक क्या है? जैसे मान के चलो, ये क्या है? ये मैं बना देता हूँ, हालांकि स्पष्ट तो नहीं बना पाऊंगा। ये जैसे बंदूक है और इस बंदूक से आपने देखा होगा, बंदूक से गोली कहाँ जाती है? आगे की ओर। बंदूक से गोली कहाँ जाती है? आगे की ओर। तो धक्का कहाँ लगेगा? धक्का बोलो कहाँ लगेगा? धक्का कहाँ लगेगा? धक्का पीछे की ओर लगेगा। धक्का कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। तो क्रिया क्या हुई? बंदूक की गोली का आगे की ओर निकलना। तो प्रतिक्रिया क्या हुई? बंदूक का पीछे की ओर गति करना। क्लियर? ये भी किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। फोर्थ जो नियम है वो क्या है? रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना, जबकि उससे निकलने वाली जो धुआं है उसका पीछे की ओर जाना। ये भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा, रॉकेट इस प्रकार से होती है, रॉकेट की स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये रॉकेट है। ये क्या है? रॉकेट है। क्या है? ये रॉकेट। क्लियर? अब आपने देखा होगा, रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। और इसमें जो लिक्विड पदार्थ, लिक्विड जो ईंधन भरा होता है, उस ईंधन से जो ऊर्जा बनेगी, तो ऊर्जा बनेगी तो वहां अवशिष्ट पदार्थ धुआं निकलेगी। तो वो धुआं इस गति के विपरीत दिशा में नीचे की ओर क्या होगी? धुआं निकलेगी। तो धुआं जैसी नीचे की ओर निकलती है, इसके प्रतिक्रिया बल में रॉकेट कहाँ करता है? ऊपर की ओर गति करता है। क्लियर? आ गया समझ में? तो देखो ये विद्यार्थियों, ये न्यूटन के गति के 3 नियम थे और 3 नियमों पर आधारित मैंने आपको कुछ उसके उदाहरण बताए। इंपॉर्टेंट हैं, बता रहा हूँ। इसमें से आपको एग्जाम के अंदर एक ना एक उदाहरण आपको मिलेगा। क्लियर? और ये जो तीनों नियम हैं, ये तीनों नियम मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। तो चलो विद्यार्थियों, अब कौन कौन मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। चलो बताइए, बताइए विद्यार्थियों। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, आज हमने किन किन बारे में अध्ययन किया है। तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले तो बात की थी गति। गति क्या है? गति के प्रकार क्या हैं? एक समान गति, असमान गति। फिर इसके बाद में हमने गति के अन्य उदाहरण पढ़े, जैसे सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति। और फिर इसके बाद में हमने बात की दोलन गति की। किसके बाद में? दोलन गति की। इसके अलावा और भी गतियां होती हैं, जैसे हम आवर्त गति की बात करें, कंपन गति की बात करें, ठीक है, वर्तुल गति की बात करें, आवर्ती गति की बात करें, बहुत सारी गतियां हैं, लेकिन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी वो स्पष्ट कर दी। क्लियर? फिर इसके बाद में हमने न्यूटन की गति के नियमों पर चर्चा की। न्यूटन की गति के 3 नियम हम होते हैं, जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, इस नियम के अनुसार मैंने आपको बताया, एक बार पुनः बता देता हूँ। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर आप एक बार और हमें थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि क्या है,
कि जो चीज़ हमारे दिमाग से स्लिप हुई है वो पुनः प्राप्त हो या पुनः हमें आ जाए। तो देखो विद्यार्थियों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहती है, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करते। इसे अपन क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम कहते हैं। और गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से जानते हैं। हालांकि ये जो स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम है और गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम है, दो प्रकार का होता है। हालांकि मैंने आपको ये इसमें शामिल नहीं किया है। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं तो वो लिख लेना। एक तो क्या होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, और एक होता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व, जैसे आपने देखा होगा कि हम बस में यात्रा कर रहे हैं, तो बस में यात्रा करते समय अचानक चलती हुई बस रुक जाए तो आगे की ओर धक्का लगता है, या रुकी हुई बस अचानक चल जाए तो भी हमें क्या है, पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये स्थिर अवस्था के जड़त्व का उदाहरण है। इसी प्रकार गतिशील अवस्था के जड़त्व के उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे एक बस में, गतिशील बस में चल रहे हैं, और गतिशील बस में चलते हुए आपने देखा होगा कि अचानक जब मोड़ आता है, तो मोड़ आते समय, जैसे इस प्रकार से, जैसे ये मोड़ है, तो मोड़ आते समय आपने देखा होगा कि जैसे ही बस घूमती है उसके विपरीत दिशा में एक बल हमें क्या है क्या लगाता है, धक्का लगाता है। तो वो भी एक क्या है, गतिशील अवस्था का जड़त्व है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्लियर? तो स्थिर अवस्था का और गतिशील अवस्था का जड़त्व का ये नियम है, जिसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्लियर? आ गया समझ में? आगे हम बात करें किसकी? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग आरोपित बल की दिशा में होता है। क्लियर? इसके उदाहरण है जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। तीसरा नियम है हमारा न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है। तीसरा नियम है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, और ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो हमारे दैनिक जीवन में कई बार देखने को मिलता है। क्लियर? तो आ गया होगा समझ में? ये हमारा क्या है, थर्ड नियम है। थर्ड नियम के उदाहरण है जैसे बंदूक से गोली का निकलना, ठीक है, रेत पर चलते समय रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना, नाव का आगे की ओर बढ़ना। ये सारे उदाहरण किसके हैं? किसके हैं विद्यार्थियों? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित हैं। क्लियर? आ गया होगा समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर लाइक करना, और ऐसी ही जानकारी, नई नई जानकारी और नेक्स्ट फिजिक्स का ही पार्ट लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, धन्यवाद साथियों।